हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। माय नेम इज़ अजय कुमार और आज हम लोग रफ्तार सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा, यहाँ पर रोज़ शाम 5 बजे आपको एग्ज़ाम वाली तैयारी देखने को मिलती है, जहाँ पर हम लोग 10 मिनट में 10 प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। अब ये UGC नेट सेट या कोई भी पर्टिकुलर पेपर हो जहाँ पर पेपर 1 सिमिलर होगा, तो उन्हीं 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। पढ़ते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स वॉच एंड लिसन टू द वीडियोज़ ऑफ ए लेक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। यहाँ पर जो छात्र है कक्षा में आने से पहले व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं, ये किस चीज़ का उदाहरण है? और ऑप्शन में था लेक्चर मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम, प्रोग्राम लर्निंग और प्रोजेक्ट मेथड। और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लिप्ड क्लासरूम, है ना बच्चों। यहाँ पर जो लेक्चर मेथड है वो मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड होती है, जहाँ पर टीचर आता है और सिर्फ लेक्चर देके चले जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं होता, ये टीचर सेंट्रिक मेथड था। प्रोग्राम लर्निंग की बात करें तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, जहाँ पर बच्चे खुद से डिसाइड करते हैं कि किस सिस्टमैटिक मैनर में उनको चीज़ें सीखनी है और वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। रही बात प्रोजेक्ट मेथड की, तो यहाँ पर बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, राइट। प्रोजेक्ट दे दिया जाता है उनको, वो कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं, है ना, वो हमारा हो जाता है प्रोजेक्ट मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, मतलब कि इनमें से सीखने की विशेषताओं के पूर्वावलोकन के बाहर है। पूछा गया है कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेसिकली। पहला बोला गया लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो सीखना है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर बोला लर्निंग इज़ ए टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, यहाँ पर सीखने व्यवहार की एक अस्थायी परिवर्तन बताया गया। फिर लर्निंग इज़ प्रॉम्प्टेड बाई इंडिविजुअल नीड्स, यहाँ पर सीखना व्यक्तिगत आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। एंड लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, जिसको बताया गया कि सीखना हस्तांतरणीय होता है, इस तरीके से। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पूछा गया था, और बिल्कुल हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सर यहाँ पर जो लर्निंग एक टेम्परेरी चेंज बताया गया है वो गलत है। यहाँ पे लर्निंग कैसा होता है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है सर, ना कि टेम्परेरी। ओके, वेरी नाइस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिसर्च से है। द पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। यहाँ पे पूछा गया है कि शोध रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? पर्सनलिस्टिक स्टाइल, जहाँ पर आप अपने जजमेंट्स दे पाते हो, अपने व्यूज़ रख पाते हो, उसकी बात हो रही है। शोध में स्वीकार्य है, किन किन यहाँ पर रिसर्च में वो चीज़ अवेलेबल है या फिर अलाउड है। एंड द ऑप्शंस वी हैड वर ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च। और हमारे जो ऑप्शंस थे वो क्या थे? मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्राउंडेड थियरी रिसर्च क्योंकि 0 लेवल पे होती है, तो वहाँ पर आप अपने व्यूज जजमेंट देख पाते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइंटिफिक होती है, यहाँ पर आप कॉज एंड इफेक्ट चीज़ों को देखते हो, अपने मन से कोई चीज़ नहीं बताते हो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और जहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहाँ पर अपने आप व्यूज़ रख पाते हो। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो हिस्ट्री में हुई जाने वाली चीज़ें, तो वहाँ पर आप उनको एज इट एज बताते हो, तो यहाँ पर आप क्या नहीं कर पा रहे हो? अपने व्यूज़, अपने पर्सनलिस्टिक स्टाइल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और बात करें केस स्टडी रिसर्च में, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। सो द आंसर वुड बी, बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A, C और E बच्चों हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग से। यहाँ पे पूछा गया कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज़ 1:13। आफ्टर 10 years द रेशियो बिकम्स 1:3। देन द प्रेजेंट एज ऑफ सन। यहाँ पे रेशियो दिया गया था, एक फादर है उसके बच्चे का, 1:13 का। 10 साल बाद बोला गया कि उनकी जो रेशियो है वो 1:3 की हो गई। यहाँ पर बच्चों ने जवाब तो बहुत आप आसानी से दे दोगे कि सर 2 साल इसका आंसर हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे एक तरीका है, अगर आपको समझ में आए तो, है ना। नहीं आएगा तो हम लोग लेक्चर में आगे लेके आएंगे, तो वहाँ पर आपको आप कमेंट में लिखना कि सर मुझे वो ट्रिक बता दो, और हम लोग ऑब्वियसली इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर क्या था? 1:13 हमारे सन का और फादर का क्या था? रेशियो था। ठीक है, फिर बोला कि 10 साल बाद ये रेशियो हो गया 1:3 का। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ इस पर, ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये वर्टिकल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये सिमिलर है कि नहीं है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1 - 1 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। 13 - 3 करोगे तो 10 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल। यहाँ पे बराबर डिफरेंस हमको देखने को चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने इसके लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला पहले, और ऊपर वाले के बीच का डिफरेंस निकाला। तो यहाँ पे 3 - 1 2 का होता है, और यहाँ पे 1 और 13 में 12 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देन ऑल यू हैव टू डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो 2 है इसको आप ऊपर लेके चले जाओ,
इंटू 2 कर दो और इंटू 2 कर दो। सो द न्यू रेशियो विल बी 2:26, है ना, ये सन की, ये फादर की। और 10 साल बाद कितनी देखने को मिली यहाँ पर 12:36। अब इनके बीच में बच्चों डिफरेंस देखो, +10 बराबर आया, 12 में से 2 गए तो 10, 36 में से 26 गए तो 10। तो यहाँ पे क्या बोला गया था 10 साल बाद, तो 10 साल मीन्स कितना हो गया, अब ये कितना हो गया 10x इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे x की वैल्यू होगी ये 1। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट एज में x को हम लोगों ने इंक्लूड करना है। अब देखो प्रेजेंट एज हमारी अब ये है, तो x को देखोगे, सन का पूछा गया है, तो x वुड बी 1 × 2 दैट इज 1:2, ये वाला रेशियो दैट वुड बी 2। ये हमारा आंसर हो गया कि 2 साल हो गया। पापा का पूछा गया होता तो वहाँ पे कितना हो जाता, 26 साल हो जाता, और 10 साल बाद फ्यूचर एज पूछी गई होती तो वहाँ पे 12 साल और 36 साल हमारे आंसर हो जाते हैं। सो द आंसर वुड बी 2 ईयर्स। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, नेम द फैलेसी कमिटेड इन द स्टेटमेंट बिलो। अब यहाँ पर फॉर्मल फैलेसी के बारे में सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फैलेसी है। और हमारे स्टेटमेंट 1 बेसिकली प्रेमिस 1, प्रेमिस 2 और कंक्लूजन में क्या था, ओल्ड टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। उसके बाद कंक्लूजन में दिया गया कि हाँ, इससे कह सकते हैं कि जो कुछ रेफरेंस बुक्स है वो टेक्स्ट बुक्स हैं। अब जो फॉर्मल फैलेसीज होती है वो स्ट्रक्चर में दिक्कत होती है उनमें, राइट, पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों ने जवाब दे दिया, चलो बच्चों आप जवाब दे देंगे कि सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी बन गई, लेकिन किस तरीके से बनी। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक चीज़ देखी होगी, जो ए प्रोपोजिशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ई प्रोपोजिशन में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। और आई प्रोपोजिशन में सिर्फ कोई भी चीज़ क्या नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। और ओ प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। अब इनको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, अब वो भले मिडिल टर्म हो, मेजर टर्म हो, माइनर टर्म की फैलेसी हो, है ना, इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर आप पढ़ते हो। तो वहाँ पर बच्चों देखो एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टेबल पता होनी चाहिए। ए प्रोपोजिशन, पहले आप इन सेंटेंसेस को पता करोगे कि कौन सा प्रोपोजिशन है। जैसे कि ओल्ड टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स, यहाँ पर कौन सा प्रोपोजिशन है, ए प्रोपोजिशन है। फिर पूछा गया सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स, ये हमारा हो गया आई प्रोपोजिशन। उसके बाद देयरफॉर सम रेफरेंस बुक्स आर, ये हमारा आई प्रोपोजिशन हो गया। एक चीज़ पता लगाई सबसे पहले किस प्रोपोजिशन कौन सा है, फिर हमको पता करना है कि मिडिल टर्म कौन सी है। मान लो यहाँ पे मिडिल टर्म बच्चों हो जाएगी केयरफुल स्टडी और केयरफुल स्टडी, ठीक है, क्या हो गई हमारी मिडिल टर्म हो गई। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म की फैलेसी को चेक करते हैं। अब मिडिल टर्म की फैलेसी तब बनती है जब प्रोपोजिशन में, क्योंकि वो प्रेमिसेस में ही आती है, कंक्लूजन में तो आती नहीं है, तो कंक्लूजन देखने नहीं वाले हम लोग। अब अगर मिडिल टर्म एक बार भी किसी भी प्रेमिस में एक बार तो क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो हमारी बन जाती है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रेडिकेट होता है, कोई भी सेंटेंस का शुरुआत होगी तो वहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है, पीछे जो लगा होता है वो प्रेडिकेट होता है, ये चीज़ पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पहला स्टेटमेंट, ए प्रोपोजिशन है, जहाँ पे केयरफुल स्टडी देखो आप कहाँ पर है, प्रेडिकेट की तरफ है। अब हमको पता है ए प्रेडिकेट में क्या होता है, ए प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यहाँ पे प्रेडिकेट में था हमारा केयरफुल स्टडी, तो मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। तो पहले बारे में तो हुआ नहीं। फिर आप देखोगे दूसरा प्रेमिस, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। अब आपने देखना है आई प्रोपोजिशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आई प्रोपोजिशन में हमने क्या देखा कि कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो केयरफुल स्टडी जो हमारी मिडिल टर्म है वो एक बार भी क्या नहीं हुई है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, इसलिए हमारी क्या बन गई है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। इससे रिलेटेड पूरी वीडियो अपन ने बना रखी है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, अपने चैनल में आप जाके ये चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम लोग क्या बात की हमने, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ये कब बनती है बच्चों, कि मिडिल टर्म एक बार तो कम से कम क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अगर फैलेसी नहीं बनना तो एक बार तो क्या होनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट होनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको इलिसिट माइनर और इलिसिट मेजर देखने को मिलता है,
जहाँ पे मेजर स्टेटमेंट में अगर मेजर स्टेटमेंट में मेजर टर्म, माइनर टर्म में माइनर स्टेटमेंट में माइनर टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है और कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो हमारी क्या बन जाती है, इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर की फैलेसीज बन जाती है, जिनको हम लोगों ने स्पेसिफिकली वीडियो में कवर किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आईसीटी का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टर देन डी रैम बट एक्सपेंसिव। यहाँ पे पूछा गया है कि डी रैम जो हमारी डायनेमिक रैम होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और फास्टर भी है, ये पूछा गया है। एंड दी ऑप्शंस वी हैड वर हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, EEPROM और SRAM, ये पूछा गया था। ये देखो रैम ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है डी रैम से कौन सी रैम फास्टर है और एक्सपेंसिव भी है, ये पूछा गया था। एंड येस द आंसर वुड बी, जो स्टैटिक रैम होती है वो कैश मेमोरी से रिलेटेड रहती है, कैश मेमोरी हमारी, और जो हमारी डी रैम होती है वो मेन मेमोरी के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ दैट वी नो ऑफ, क्या था उसमें, सबसे पहले रजिस्टर आते हैं, फिर कैशे आते हैं, राइट, ये हमने देखा है, रजिस्टर आते हैं, फिर कैशे आते हैं, फिर मेन मेमोरी आती है, इस तरीके से। तो वहाँ पे अपने क्या देखा, जो एस रैम होती है वो कैश मेमोरी होती है, जो डी रैम होती है वो मेन मेमोरी की तरफ होती है। तो ऑब्वियसली जो CPU के पास ज़्यादा है वही हमारी क्या होगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी और ज़्यादा फास्टर भी होगी। सो दी आंसर वॉज एस रैम जो हमारे होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं हमारे डी रैम से। चलो अगले क्वेश्चन हमारा आ गया है हमारे कम्युनिकेशन का, और क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लासरूम ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस बैक इनटू मैसेजेस इज नोन एज। यहाँ पे क्या बोला गया है, जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो वर्बल नॉन वर्बल साइंस को मैसेजेस में, तो वो क्या होता है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इतना ईजी तो नहीं है। एंड दी ऑप्शन वी हैड वर, क्या इसको फीडबैक बोलेंगे, एनकोडिंग बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे, या फिर रिवर्स कम्युनिकेशन बोलेंगे। एंड दी आंसर वुड बी डिकोडिंग। डिकोडिंग में आप क्या करते हो, एनकोडिंग में आप क्या करते हो, एनकोडिंग में अपने मैसेज को आप क्या करते हो, वर्बल नॉन वर्बल साइंस में डाल देते हो, राइट। डिकोडिंग में आप क्या करते हो, डिकोडिंग में आप इन मैसेजेस को बेसिकली इन वर्बल नॉन वर्बल साइंस को मैसेज में कन्वर्ट कर देते हो, राइट, वो हमारे क्या हो गया, डिकोडिंग हो जाता है। सो द आंसर वुड बी डिकोडिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजीसी एस्टैब्लिश्ड फॉर, ये सवाल आया था कि यूजीसी की स्थापना किसके लिए की गई है। एंड दी ऑप्शंस वी हैव आर कि प्रोमोटिंग रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को, फिर इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन द कंट्री, डिस्टर्बिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, serving as a vital link between the unit and state governments and institutions of higher learning। और ऑप्शन हमारे क्या थे, मल्टीपल था। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हो, अपना आंसर चूज करो, फिर वीडियो को प्ले करो और देखो कि आंसर क्या होगा, राइट। दैट वुड बी अ वेरी इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। खैर यहाँ पर हमारा आंसर हो गया बच्चों बी, डी और ई। यहाँ पर प्रोमोटिंग रिसर्च और इनोवेशन हमारे यूजीसी से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिले, डिटर्मिनेशन हो, मेंटेनेंस कर पाएँ स्टैंडर्ड्स का हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, ये हमारा एक हो जाएगा। देन विल बी हैविंग, ताकि ग्रांट्स वगैरह ये क्या करते हैं, डिस्बर्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। उसी के साथ साथ वाइटल लिंक आपको देखने को मिलता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग के बीच में, ठीक है। सो द आंसर वुड बी बी, डी, ई। अगला क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग, ये हमारे PDE पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से सवाल है। और क्वेश्चन हमारा क्या था, एक तरफ लिस्ट 1 में इफेक्ट दे रखे हैं ड्यू टू सी लेवल राइज, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ। तो बायो जियोफिजिकल इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या होता है, सोशल इफेक्ट क्या होता है, और नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये तरफ दिए गए थे। दूसरी तरफ एग्जाम्पल थे रिहेबिलिटेशन, फ्लडिंग ड्यू टू सी वाटर, सोल्ट वाटर इंट्रूजन एंड स्टॉर्म चेंजेस, ये आपको ऑप्शन देखने को मिला। और हिंदी में भी आप प्लीज़ इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पर प्रभाव प्रकार दे समुद्र के स्तर में वृद्धि, और दूसरी तरफ उनके उदाहरण दे रखे थे, जैव भौतिकीय प्रभाव, जलवायु प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और गैर जलवायु प्रभाव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पॉज करना है, आंसर देना है, और दी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3, B4, C1, D2। यहाँ पर अगर आप क्या निकाल पाते हैं, अगर आप सोशल इफेक्ट जो कि रिहेबिलिटेशन से क्या रहता है, लेना देना रहता है। सोशल इफेक्ट में हम लोग क्या किसकी बात कर रहे होते हैं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे होते हैं, मुक्ति केंद्र की बात कर रहे होते हैं। बायो जियो फिजिकल इफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, वो सोल्ट बन जाएगा ड्यू टू इंट्रूजन। उसके बाद अगर बात करोगे क्लाइमेटिक इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको स्टॉर्म वगैरह देखने को मिलता है। और फिर बात होगी हमारी नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लडिंग देखने को मिल जाएगी ड्यू टू द सी वाटर।
ठीक है बच्चों, सो वेरी नाइस ऑल ऑफ यू जिनका भी आंसर करेक्ट हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, न्याय सिलोजिज्म हैज़ 3 प्रोपोजिशन एंड 5 टर्म्स। यहाँ पे इंडियन लॉजिक से एक सवाल है, बेसिकली वेस्टर्न लॉजिक और हमारे इंडियन लॉजिक के बीच में एक डिफरेंस दे रखा है। जहाँ पे पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 है, न्याय श्लोक जो है होते हैं वहाँ पर 3 प्रोपोजिशन आपको देखने को मिलते हैं और 5 टर्म देखने को मिलती है, ठीक है। और कथन 2 बोला गया यहाँ पर, अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म हैज़ 3 प्रोपोजिशन एंड 3 टर्म्स। यहाँ पे अरिस्टोटल और हमारे न्याय फिलोसफी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। न्यायवाद में 3 प्रस्ताव और 5 पद होते हैं। अरिस्टोटलियन, अगर अरिस्टोटल की बात करें वहाँ के उनके श्लोक्स में 3 प्रस्ताव और 3 पद होते हैं। इसके बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है बच्चों। और यही सवाल आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि क्या इसका सही जवाब होगा, है ना। और रीज़न के साथ मुझे बताना है कि अगर पहला वाला सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, दूसरे वाला सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, ठीक है बच्चों। ओके जी, यहाँ पर जाने से पहले यूजीसी नेट पे आपको एक्सक्लूसिव कोर्सेज देखने को मिलता है, जहाँ पर फिलहाल आपको 30% ऑफ देखने को मिल रहा है अपने IFS के चैनल पर, IFS के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पेपर 1 के लाइव बैचेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यूज़ द कोड IFAS30 एंड एनरोल। यहाँ पे ये हमारे NTA के यूजीसी नेट टॉपर्स है जिन लोगों ने IFS से पढ़ के अपने नेट JRF क्वालिफाई किए हैं। सो मेक श्योर टू जॉइन अस ऑन अवर IFS ऐप वेयर लर्निंग मीट्स सक्सेस। हम लोग जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।